नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड, यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं, असल में कैसी है? हम अक्सर इसे एक पहेली की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई एक अहम अंतिम जवाब है जो इस पूरी पहेली को हल कर देगा। दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों से उसी एक महासिद्धांत की तलाश में रहे हैं, जो हर चीज को समझा सके, जो यह बता सके कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे मिला हुआ है और हर घटना का एक निश्चित कारण और परिणाम है। हम एक ऐसी साफ सुथरी, व्यवस्थित और पूरी तरह से समझने योग्य दुनिया की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी खोज ही एक गलत दिशा में जा रही है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड कोई साफ सुथरी, सुलझी हुई पहेली है ही नहीं? क्या हो अगर यह एक गंदा, अधूरा, लगातार अधिक होने वाला और आश्चर्यों से भरा हुआ जंगल हो? क्या हो अगर कोई एक अंतिम जवाब है ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों छोटे छोटे अलग अलग सच हैं, जो सब एक साथ मिलकर इस दुनिया को बनाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हो अगर आपके और मेरे छोटे छोटे कर्म, हमारे चुनाव, इस ब्रह्मांड की कहानी को लिखने में सच में कोई मायने रखते हो? आज हम एक ऐसे अमेरिकी दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसने दर्शन की दुनिया में तूफान ला दिया था। उसने दार्शनिकों के साफ सुथरे, क्रिस्टल जैसे ब्रह्मांड के विचार को चुनौती दी और हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाई जो हमारे अपने अनुभव के बहुत करीब है। एक ऐसी दुनिया जो गंदी है, अधूरी है और संभावनाओं से भरी हुई है। उस दार्शनिक का नाम है विलियम जेम्स, और उनकी जिस क्रांतिकारी किताब पर हम आज बात करने वाले हैं, उसका नाम है ए प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स, यानी एक अनेकवादी ब्रह्मांड। यह किताब एक बौद्धिक घोषणा पत्र है जो हमें यह कहने की हिम्मत देती है कि शायद दुनिया उतनी सरल और एकीकृत नहीं है जितना हम सोचना चाहते हैं, और इसी गंदगी और अनेकता में ही उसकी असली सुंदरता और हमारी स्वतंत्रता का रहस्य छिपा है। क्या आप तैयार हैं उस ब्लॉक यूनिवर्स की जेल को तोड़ने के लिए और एक जीवंत, सांस लेते हुए और अनेक संभावनाओं वाले ब्रह्मांड में कदम रखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ब्लॉक यूनिवर्स का ठंडा जेल खाना। जब दार्शनिकों ने दुनिया को एक क्रिस्टल बना दिया। हमारी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दुश्मन को समझना होगा जिससे विलियम जेम्स अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। यह दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार था। एक ऐसा विचार जो उस समय के दर्शन पर पूरी तरह से हावी था। इस विचार को मोनोज्म या एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब है एकतावाद या निरपेक्षतावाद। यह विचार खासकर जर्मन दार्शनिक हेगेल और उनके अनुयायियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। कहता है कि सतह पर हमें दुनिया में चाहे कितनी भी अलग अलग चीजें क्यों ना दिखाई दें, गहराई में अंततः सब कुछ एक ही है। इस दर्शन के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक विशाल, एकल और पूरी तरह से तर्क संगत चेतना या सत्ता का हिस्सा है, जिसे वे एब्सोल्यूट या परम सत्य कहते थे। इसे एक विशाल, निर्दोष हीरे की तरह समझिए। हीरे के कई पहलू हो सकते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंत में वे सब एक ही हीरे का हिस्सा हैं। इसी तरह आप, मैं, यह ग्रह, तारे, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ उस एक परम सत्य की ही अभिव्यक्ति हैं। इस तस्वीर में हर चीज हर दूसरी चीज से एक अदृश्य, तार्किक धागे से बंधी हुई है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। सब कुछ एक मुख्य ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। विलियम जेम्स ने इस विचार का मजाक बनाते हुए इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया, द ब्लॉक यूनिवर्स, यानी ब्लॉक ब्रह्मांड। उन्होंने कहा कि यह दार्शनिक एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करते हैं जो एक ठोस, पूर्व निर्मित ब्लॉक की तरह है। एक ऐसा ब्लॉक जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसमें कोई वास्तविक परिवर्तन, कोई वास्तविक नवीनता और कोई वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म की तरह है जो पहले ही पूरी तरह से शूट हो चुकी है। हम इस फिल्म के पात्रों की तरह बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने संवाद बोल रहे हैं, लेकिन कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है। परम सत्य की नजर में अंत शुरुआत से ही पता है। जेम्स को इस ब्लॉक यूनिवर्स के विचार से सख्त नफरत थी। उन्हें यह विचार न केवल बौद्धिक रूप से गलत, बल्कि नैतिक और भावनात्मक रूप से भी खतरनाक लगता था। क्यों? सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि यह विचार हमें एक नैतिक अवकाश पर भेज देता है। सोचिए, अगर ब्रह्मांड पहले से ही एक पूर्ण और तर्कसंगत इकाई है,
तो फिर दुनिया में मौजूद बुराई, दुख और अन्याय का क्या मतलब है? इस दर्शन के अनुसार ये सब अंततः एक भ्रम है, उस मुख्य सुंदर तस्वीर का एक आवश्यक हिस्सा है जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाते। अगर ऐसा है तो हमें बुराई से संघर्ष करने, अन्याय को दूर करने या दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? अगर सब कुछ पहले से ही उत्तम है तो हमारे प्रयासों का कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाता। हम बस आराम से बैठकर तमाशा देख सकते हैं। दूसरे, जेम्स ने कहा कि यह विचार हमारे अपने प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव के बिल्कुल खिलाफ जाता है। जब आप अपनी जिंदगी जीते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक लिखी हुई पटकथा का पालन कर रहे हैं? नहीं। हमें अपनी जिंदगी गंदी, अराजक, आश्चर्यों से भरी हुई और अधूरे कामों से भरी हुई लगती है। हमें हर दिन वास्तविक चुनाव करने होते हैं। है कि हमारा भविष्य खुला है और हमारे निर्णय वास्तव में मायने रखते हैं। जेम्स कहते हैं कि हमें अपने दर्शन की शुरुआत इन ठोस, वास्तविक अनुभवों से करनी चाहिए, न कि किसी अमूर्त, तार्किक सिद्धांत से जो हमारे जीवन के अनुभव को ही झूठा करार दे दें। और अंत में, ब्लॉक यूनिवर्स का विचार हमारी व्यक्तिगतता और स्वतंत्रता को कुचल देता है। अगर हम सब उस एक परम सत्य के ही हिस्से हैं, तो हमारी व्यक्तिगत पहचान क्या है? हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? हम उस मुख्य ब्रह्मांडीय मशीन में बस छोटे छोटे पुर्जे बनकर रह जाते हैं। हमारी पसंद हमारी अपनी नहीं होती, वह बस उस परम सत्य की ही इच्छा होती है जो हमारे माध्यम से व्यक्त हो रही है। जेम्स के लिए यह एक घुटन भरा, ठंडा और निर्जीव ब्रह्मांड था, एक जेल खाना जो तर्क की सलाखों से बना था। जेम्स ने अपनी पूरी बौद्धिक ऊर्जा इस ब्लॉक यूनिवर्स की दीवारों को खंडित करने में लगा दी। वह हमें इस ठंडे, क्रिस्टल जैसे महल से बाहर निकालकर एक गर्म, जीवंत और हल्की जंगली दुनिया में ले जाना चाहते थे। एक ऐसी दुनिया जो उत्तम नहीं है, लेकिन जो जीवित है। एक ऐसी दुनिया जो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो स्वतंत्र है। एक ऐसी दुनिया जो एक नहीं, बल्कि अनेक है। लेकिन यह अनेकवादी दुनिया आखिर दिखती कैसी है? अगर सब कुछ एक नहीं है, तो फिर क्या है? क्या दुनिया बस परमाणुओं का एक अराजक जगह है, या इसमें किसी तरह का कोई संबंध है? और जेम्स अपने इस कट्टरपंथी विचार को किस आधार पर सही ठहराते हैं? इन सवालों का जवाब हमें विलियम जेम्स के प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स के हृदय में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जो तारों से गूंथी हुई है, लेकिन फिर भी खुली और स्वतंत्र है। उस दुनिया की खोज हम अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2, तारों से गूंथा हुआ ब्रह्मांड। एक ऐसी दुनिया जो अभी बन रही है। पिछले चैप्टर में हमने उस घुटन भरे, पूर्व निर्मित ब्लॉक यूनिवर्स को देखा जिससे विलियम जेम्स हमें आजाद कराना चाहते थे। अब सवाल यह है कि अगर वह जेल खाना सच नहीं है, तो फिर असली दुनिया कैसी है? जेम्स हमें जो वैकल्पिक तस्वीर पेश करते हैं, वह उतनी ही रोमांचक, उतनी ही जीवन और उतनी ही अप्रत्याशित है जितनी ब्लॉक यूनिवर्स की तस्वीर ठंडी और निर्जीव थी। जेम्स के ब्रह्मांड को हम प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स या अनेकवादी ब्रह्मांड कहते हैं। मोनोज्म यानी एकतावाद के यूनिवर्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ओर झुकना, के विपरीत जेम्स एक मल्टीवर्स का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका अर्थ है कई ओर झुकना। उनका मूल सिद्धांत यह है कि वास्तविकता अपने मूल स्वभाव में एक नहीं, बल्कि अनेक है। दुनिया किसी एक पदार्थ या एक चेतना से नहीं बनी है। यह अनगिनत, अलग अलग और अद्वितीय चीजों, प्राणियों और अनुभवों के एक विशाल संग्रह से बनी है। हर व्यक्ति, हर वृक्ष, हर विचार, हर भावना का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। हम सब किसी प्रमुख इकाई के हिस्से मात्र नहीं हैं। हम खुद में एक वास्तविकता हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया बस अराजकता है? क्या सब कुछ पूरी तरह से अलग और असंबद्ध है? नहीं, जेम्स ऐसा नहीं कहते। ये उनके दर्शन की सुंदरता है। वह एकतावाद के एक चरम से दूसरे, यानी पूर्ण अराजकता के चरम पर नहीं जाते। वह एक मध्य मार्ग खोजते हैं। वह कहते हैं कि ब्लॉक यूनिवर्स की दुनिया में सभी रूप है, जहां हर चीज हर दूसरी चीज से आंतरिक रूप से बंधी हुई है, और पूर्ण अराजकता की दुनिया में कोई रूप होगा। लेकिन हमारी वास्तविक अनुभव की दुनिया एक प्रत्येक रूप या एक साथ गुंथी हुई दुनिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया में संबंध और जुड़ाव वास्तविक हैं, लेकिन वे आंशिक और बाहरी हैं। कुछ चीजें दूसरी चीजों से बंधी हुई हैं, जबकि कुछ नहीं है। इसे एक सामाजिक नेटवर्क की तरह सोचिए। आप अपने दोस्तों से बंधे हुए हैं, आपके दोस्त अपने दोस्तों से बंधे हुए हैं,
लेकिन आप दुनिया के हर एक व्यक्ति से सीधे तौर पर नहीं बंधे हुए हैं। दुनिया एक एकल ठोस ब्लॉक की तरह नहीं है, बल्कि यह एक विशाल फैले हुए जाल की तरह है, जिसमें कुछ धागे एक दूसरे से बंधे हुए हैं और बहुत सारी खाली जगह भी है। जेम्स के लिए वास्तविकता एक केंद्रीकृत साम्राज्य की तरह नहीं है, जहां सब कुछ राजधानी से नियंत्रित होता है। ये एक संघीय गणराज्य की तरह है, जहां कई स्वतंत्र राज्य हैं, जो कुछ मामलों में एक दूसरे से बंधे हैं और कुछ में नहीं। इस अनेकवादी ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि यह अधूरा है। यह कोई तैयार उत्पाद नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जो अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। भविष्य वास्तव में खुला है। कहानी अभी लिखी नहीं गई है। ब्रह्मांड में वास्तविक नवीनता, वास्तविक आश्चर्य और वास्तविक संभावना के लिए जगह है। जब एक कलाकार एक नई पेंटिंग बनाता है या जब एक वैज्ञानिक एक नई खोज करता है, तो वे केवल किसी पूर्व निर्धारित योजना को उजागर नहीं कर रहे होते। वे सचमुच में ब्रह्मांड में कुछ नया मिला रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी मौजूद नहीं था। यह विचार आपके और मेरे जीवन को एक गहरा अर्थ और महत्व देता है। यह हमें बताता है कि हमारे चुनाव और हमारे कार्य वास्तविक हैं। वे ब्रह्मांड की कहानी पर एक वास्तविक प्रभाव डालते हैं। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम सहलेखक हैं। जब आप एक साहसी निर्णय लेते हैं या जब आप किसी की मदद करने के लिए कोई दयालु कार्य करते हैं, तो आप केवल अपनी व्यक्तिगत कहानी को ही नहीं बदल रहे होते। आप एक छोटे से तरीके से पूरे ब्रह्मांड की कहानी को भी बदल रहे होते हैं। जेम्स की यह दुनिया एक साहसिक यात्रा की तरह है, एक खुली मार्ग की तरह, जिसका अंत हमें पता नहीं है। यह ब्लॉक यूनिवर्स की सुरक्षित लेकिन उबाऊ लाइब्रेरी के विपरीत है, जहां हर किताब पहले से ही लिखी और अपनी जगह पर रखी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें जोखिम है, जिसमें खतरा है, जिसमें असफलता की संभावना है, लेकिन इसी में सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा रोमांच भी है। यह एक ऐसी दुनिया है जो उत्तम नहीं है, लेकिन जो जीवित है। यह गंदी हो सकती है, इसमें विरोधाभास हो सकते हैं, इसमें तर्क की साफ सुथरी रेखाएं नहीं हो सकती, लेकिन यह हमारी दुनिया है। वह दुनिया जिसे हम अपने हर सांस के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन अब मुख्य सवाल यह उठता है कि जेम्स अपने इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण को किस आधार पर सही ठहराते हैं। क्या यह सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है या इसके पीछे कोई ठोस दार्शनिक तर्क है? जवाब है हाँ, एक बहुत ही ठोस तर्क है। और वह तर्क उनके अद्वितीय दार्शनिक तरीके में निहित है, जिसे वह रेडिकल एम्पिरिसिज्म या कट्टरपंथी अनुभववाद कहते हैं। यह अनुभववाद क्या है और यह पारंपरिक अनुभववाद से इतना अलग और कट्टरपंथी क्यों है? यह वह कुंजी है जो जेम्स के अनेकवादी ब्रह्मांड के दरवाजे को खोलती है, और इसी कुंजी की खोज हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 3, सिर्फ अनुभव और कुछ नहीं, वो दार्शनिक तरीका जो सब कुछ बदल देता है। अब जब हमने विलियम जेम्स के जीवंत, अधूरे और अनेकवादी ब्रह्मांड की आकर्षक तस्वीर देख ली है, तो हमें उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का सामना करना होगा। जेम्स को यह कैसे पता चला? वह किस अधिकार से यह दावा कर रहे हैं कि एकतावादी ब्लॉक यूनिवर्स गलत है और अनेकवादी ब्रह्मांड सही है? इसका जवाब उनके अद्वितीय दार्शनिक तरीके में निहित है। एक ऐसा तरीका जिसे उन्होंने रेडिकल एम्पिरिसिज्म या कट्टरपंथी अनुभववाद का नाम दिया। इस मुश्किल से लगने वाले शब्द को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पारंपरिक अनुभववाद क्या था। अनुभववाद एक दार्शनिक परंपरा है जो कहती है कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है, खासकर हमारी इंद्रियों के माध्यम से। जॉन लोक और डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक इसके अच्छे समर्थक थे। उनका मानना था कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक खाली स्लेट की तरह होता है और अनुभव उस पर लिखता है। लेकिन पारंपरिक अनुभववाद की एक प्रमुख समस्या थी। डेविड ह्यूम ने तर्क दिया कि जब हम दुनिया का अनुभव करते हैं, तो हमें केवल अलग अलग बिखरी हुई संवेदनाएं ही मिलती हैं। एक लाल रंग, एक मीठा स्वाद, एक ठंडी सतह, एक तेज आवाज। हमें इन संवेदनाओं के बीच का संबंध सीधे तौर पर कभी अनुभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम देखते हैं कि एक बिलियर्ड बॉल दूसरी से टकराती है और दूसरी बॉल चलने लगती है, तो हमें केवल पहली बॉल की गति, टकराने की आवाज और फिर दूसरी बॉल की गति का अनुभव होता है। हमें उस कारण का, उस बल का सीधे तौर पर कोई अनुभव नहीं होता जो एक बॉल से दूसरे में स्थानांतरित होता है। ह्यूम ने कहा कि यह संबंध या कारणता केवल हमारे दिमाग की एक आदत है, क्योंकि हमने बार बार ऐसा होते हुए देखा है।
हम मान लेते हैं कि एक घटना दूसरी का कारण बनती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया हमें बिखरे हुए भागों के रूप में दी जाती है और हमारा दिमाग उन भागों को एक करने के लिए गोंद का काम करता है। विलियम जेम्स ने कहा कि यह अनुभववाद पर्याप्त रूप से अनुभवी नहीं है। यह कट्टरपंथी नहीं है। यह अनुभव के साथ शुरू तो होता है, लेकिन फिर यह अनुभव के कुछ हिस्सों को चुनता है और दूसरों को नजरअंदाज कर देता है। जेम्स का कट्टरपंथी अनुभववाद एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी सिद्धांत पर आधारित है। हमें अपने प्रत्यक्ष अनुभव के हर एक हिस्से को बिना किसी पूर्वाग्रह के वैसे का वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह हमें दिया गया है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज पाते हैं। जेम्स कहते हैं कि जब हम अपने अनुभव की धारा को ध्यान से देखते हैं तो हमें केवल बिखरे हुए भागे ही नहीं मिलते। हमें उन भागों के बीच के संबंध भी उतने ही सीधे और वास्तविक रूप से अनुभव होते हैं। हम केवल संज्ञाओं का अनुभव नहीं करते, हम संयोजकों का भी अनुभव करते हैं। हम सीधे तौर पर और, लेकिन, अगर के साथ से दूर जैसी चीजों का अनुभव करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक संगीत की धुन सुनते हैं तो क्या आप केवल अलग अलग बिखरी हुई ध्वनियों को सुनते हैं? नहीं, आप उन ध्वनियों के बीच के प्रवाह, उनके संक्रमण और उनके संबंध को भी सुनते हैं। एक नोट से दूसरे नोट तक का जो बहाव है वह भी आपके अनुभव का एक वास्तविक हिस्सा है। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो आप केवल कुर्सी और मेज का अनुभव नहीं करते, आप कुर्सी से मेज तक की दूरी और संबंध का भी सीधे तौर पर अनुभव करते हैं। जेम्स कहते हैं कि हमारा अनुभव स्वाभाविक रूप से निरंतरता और विच्छिन्नता दोनों से भरा है। कभी कभी अनुभव एक साथ बहता हुआ महसूस होता है और कभी कभी वह झटके से बदल जाता है। कभी कभी चीजें बंधी हुई महसूस होती हैं और कभी कभी वे अलग थलग महसूस होती हैं। कट्टरपंथी अनुभववाद का तकाजा है कि हम अनुभव की इस पूरी जटिलता को स्वीकार करें और यहीं से जेम्स अपने अनेकवादी ब्रह्मांड के लिए अपना सबसे अहम सबूत प्राप्त करते हैं। अगर हमारा प्रत्यक्ष अनुभव ही हमें बताता है कि दुनिया में एकता और अनेकता दोनों मौजूद हैं, कि कुछ चीजें बंधी हुई हैं और कुछ नहीं, तो हमारे दर्शन को भी इसी सच्चाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एकतावादी दार्शनिक क्या गलती करते हैं? वे अनुभव में मौजूद एकता के क्षणों को लेते हैं और उन्हें पूरी वास्तविकता पर थोप देते हैं और अनेकता के अनुभवों को एक भ्रम मानकर खारिज कर देते हैं। वे अनुभव की गंदगी और जटिलता को एक साफ सुथरे तार्किक सिद्धांत के लिए कुर्बान कर देते हैं। जेम्स के लिए यह बौद्धिक बेईमानी है। जेम्स का कट्टरपंथी अनुभववाद हमें हमारे अपने जीवन के अनुभव पर भरोसा करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें किसी दार्शनिक के अमूर्त सिद्धांत को अपने ठोस वास्तविक अनुभवों से ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी स्वतंत्र, जोखिम भरी और आश्चर्यों से भरी हुई महसूस होती है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया सचमुच में वैसी ही है। तो जेम्स का तरीका बहुत ही सीधा है। अपनी आंखें खोलो, अपने मन को शांत करो और अपने अनुभव की धारा को देखो जैसी वह वास्तव में है। आपको वहां एक ब्लॉक यूनिवर्स नहीं मिलेगा। आपको वहां एक जीवंत अनेकवादी ब्रह्मांड मिलेगा जिसमें चीजें कभी कभी एक होती हैं और कभी कभी अलग हो जाती हैं, जिसमें निरंतरता भी है और आश्चर्य भी। लेकिन इस तरीके का हमारी स्वतंत्रता और हमारे चुनावों के लिए क्या मतलब है? अगर दुनिया सच में अधूरी है और भविष्य खुला है, तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा वास्तविक है या यह भी एक भ्रम है? यह वह सवाल है जो जेम्स के दर्शन को एक गहरे नैतिक और व्यक्तिगत स्तर पर ले जाता है। और इसी सवाल का सामना हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 4, क्या आप सच में आजाद हैं? एक ऐसी दुनिया जिसमें आपके चुनाव मायने रखते हैं। अब तक हमने विलियम जेम्स के दर्शन के 2 मुख्य स्तंभों को समझ लिया है। उनका अनेकवादी ब्रह्मांड विचार जो कहता है कि दुनिया अधूरी और कई चीजों से बनी है, और उनका कट्टरपंथी अनुभववाद का तरीका जो कहता है कि हमें अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। अब हम इन दोनों विचारों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि वे हमारे जीवन के सबसे व्यक्तिगत और सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक का क्या जवाब देते हैं। क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा वास्तविक है? याद कीजिए, एकतावादी ब्लॉक यूनिवर्स में सच्ची स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर सब कुछ एक मुख्य तर्क संगत प्रणाली का हिस्सा है और कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो हमारे चुनाव केवल एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, लेकिन असल में हम केवल उस पटकथा का पालन कर रहे हैं जो परम सत्य ने लिखी है।
यह एक ऐसी नियतिवादी दुनिया है जहां हर घटना पहले से ही तय है। विलियम जेम्स इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। उनके लिए स्वतंत्र इच्छा का सवाल कोई अमूर्त दार्शनिक पहेली नहीं था। यह एक गहरा व्यक्तिगत और नैतिक सवाल था। एक युवा व्यक्ति के रूप में जेम्स खुद एक गहरे अवसाद और अस्तित्व के संकट से गुजरे थे, जहां उन्हें लगता था कि उनका जीवन और उनके कार्य पहले से ही निर्धारित हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता एक सचेत निर्णय लेकर पाया। उन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर के एक लेख को अध्ययन करने के बाद फैसला किया कि स्वतंत्र इच्छा में मेरा पहला विश्वास यह होगा कि मैं स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करूं। उन्होंने फैसला किया कि वह ऐसे जिएंगे जैसे कि वह स्वतंत्र हों और देखेंगे कि क्या होता है। उनका अनेकवादी ब्रह्मांड इस विश्वास को एक मजबूत दार्शनिक आधार प्रदान करता है। अगर ब्रह्मांड एक ब्लॉक नहीं है, अगर वह अधूरा है और अगर भविष्य वास्तव में खुला है, तो इसका मतलब है कि हमारे चुनावों के लिए वास्तविक जगह है। हमारे निर्णय ब्रह्मांड की कहानी में वास्तविक अंतर ला सकते हैं। जब आप एक चौराहे पर होते हैं और चुनते हैं कि दाएं जाना है या बाएं, तो यह चुनाव ब्रह्मांड के स्तर पर भी एक वास्तविक नई घटना है। यह पहले से तय नहीं था। जेम्स कहते हैं कि दुनिया में वास्तविक संभावना मौजूद है। इसका मतलब है कि एक ही अतीत से कई अलग अलग भविष्य निकल सकते हैं। कौन सा भविष्य हकीकत बनेगा, यह हमारे और अन्य प्राणियों के चुनावों पर निर्भर करता है। यह एक बहुत ही रोमांचक और साथ ही एक बहुत ही डरावना विचार है। यह हमें बताता है कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया बेहतर भी हो सकती है और बदतर भी। यह हमें नियतिवाद और अनिश्चिततावाद के बीच की पुरानी बहस पर एक नया दृष्टिकोण देता है। नियतिवादी कहते हैं कि हर घटना का एक कारण होता है और इसलिए सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जेम्स एक अनिश्चिततावादी के रूप में तर्क देते हैं कि दुनिया में संयोग एक वास्तविक और मौलिक विशेषता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया पूरी तरह से अराजक है या कारण और प्रभाव काम नहीं करते। इसका मतलब बस यह है कि हर एक घटना पूरी तरह से अपने अतीत द्वारा निर्धारित नहीं होती है। ब्रह्मांड में कुछ ढीलापन या खेल है जो नवीनता और स्वतंत्रता को संभव बनाता है। तो आपके लिए और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम अपनी असफलताओं के लिए भाग्य या किसी पूर्व निर्धारित योजना को दोष नहीं दे सकते। हमारे चुनाव हमारे अपने हैं और उनके परिणाम भी हमारे अपने हैं। यह एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत अहम शक्ति भी है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन को आकार दे सकते हैं, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह हमें दुनिया के प्रति एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर दुनिया अधूरी है और भविष्य खुला है, तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की संघर्ष में शामिल होना होगा। हमारे प्रयास, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना लगें, मायने रखते हैं। लेकिन अब एक मुश्किल सवाल उठता है। अगर भविष्य इतना अनिश्चित है और दुनिया में वास्तविक संयोग और अराजकता है, तो फिर हम किसी भी चीज के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं? क्या विज्ञान और तर्क का कोई मूल्य नहीं रह जाता? और हम कैसे जानते हैं कि हमारे प्रयास दुनिया को बेहतर ही बनाएंगे, बदतर नहीं? यह सवाल हमें जेम्स के दर्शन के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, उनकी सत्य की व्यावहारिक धारणा और उनका यह विश्वास कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। इस आशावादी दर्शन को हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर नंबर 5, एक ऐसी दुनिया जिसे बेहतर बनाया जा सकता है, आशावाद और निराशावाद के परे। विलियम जेम्स के अनेकवादी ब्रह्मांड ने हमें एक रोमांचक लेकिन कुछ अस्थिर जमीन पर लाकर रख कर दिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अधूरी है, जिसमें वास्तविक संयोग है और जहां हमारा भविष्य अनिश्चित है। इस तरह की दुनिया में हम कैसे जिएं? क्या हमें इस अनिश्चितता को लेकर आशावादी होना चाहिए या निराशावादी? क्या हमें यह मानना चाहिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा या यह कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है? जेम्स इन दोनों ही आसान जवाबों को खारिज कर देते हैं और हमें एक तीसरा, अधिक यथार्थवादी और अधिक सशक्त विकल्प प्रदान करते हैं, जिसे वह मेलियोरिज्म कहते हैं। मेलियोरिज्म शब्द लैटिन के मेलियर से आया है, जिसका अर्थ है बेहतर। मेलियोरिज्म वह दृष्टिकोण है जो कहता है कि दुनिया न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी है और न ही स्वाभाविक रूप से बुरी है, लेकिन इसे हमारे प्रयासों के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। यह आशावाद और निराशावाद के बीच का एक मध्य मार्ग है।
एक कट्टर आशावादी वह व्यक्ति है जो मानता है कि दुनिया मौलिक रूप से अच्छी है और अंत में जीत अच्छाई की ही होगी, चाहे हम कुछ भी करें या ना करें। यह एक आरामदायक विचार हो सकता है, लेकिन जेम्स के लिए यह भी ब्लॉक यूनिवर्स के विचार की तरह ही एक नैतिक अवकाश है। अगर जीत पहले से ही तय है, तो फिर युद्ध की क्या जरूरत है? यह हमें निष्क्रिय बना सकता है। दूसरी ओर, एक कट्टर निराशावादी वह व्यक्ति है जो मानता है कि दुनिया मौलिक रूप से खराब है और हमारे सारे प्रयास अंततः व्यर्थ हैं। यह दृष्टिकोण हमें निराशा और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। अगर हम हारने ही वाले हैं, तो फिर कोशिश ही क्यों करें? जेम्स कहते हैं कि उनका अनेकवादी ब्रह्मांड इन दोनों ही दृष्टिकोणों का समर्थन नहीं करता। चूंकि दुनिया अधूरी है और भविष्य खुला है, इसलिए कोई भी परिणाम पहले से तय नहीं है। जीत या हार की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का उद्धार न तो असंभव है और न ही निश्चित है। यह एक संभावना है, और यह संभावना हमारे कर्मों पर, हमारे चुनावों पर और हमारे साहस पर निर्भर करती है। यही मेलियोरिज्म का सार है। यह कहता है कि दुनिया एक वास्तविक युद्ध का मैदान है, जहां अच्छाई, तर्क और रचनात्मकता की ताकतें बुराई, अराजकता और विनाश की ताकतों के खिलाफ युद्ध कर रही हैं। और हम अपने हर चुनाव के साथ इस ब्रह्मांडीय संघर्ष में किसी एक पक्ष का साथ दे रहे होते हैं। हमारे हाथ पर हाथ धरकर बैठने का विकल्प नहीं है, क्योंकि कुछ न करना भी एक चुनाव है जो अराजकता के पक्ष में जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर और साथ ही बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टिकोण है। यह हमारे जीवन को एक गहरा नैतिक महत्व देता है। यह कहता है कि आपके छोटे से छोटे कार्य भी इस प्रमुख युद्ध का हिस्सा हैं। जब आप अज्ञानता के खिलाफ ज्ञान को चुनते हैं, जब आप नफरत के खिलाफ प्रेम को चुनते हैं, जब आप आलस्य के खिलाफ प्रयास को चुनते हैं, तो आप केवल अपनी व्यक्तिगत दुनिया को ही बेहतर नहीं बना रहे होते। आप पूरे ब्रह्मांड के उद्धार की संभावना में एक छोटा सा योगदान दे रहे होते हैं। यह जेम्स के एक और प्रसिद्ध दर्शन प्रैग्मेटिज्म या व्यावहारिकता से भी गहराई से संबंधित है। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि किसी भी विचार या विश्वास का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में निहित होता है। एक विचार सत्य है अगर वह हमें जीवन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है, अगर वह अच्छे परिणाम पैदा करता है। मेलियोरिज्म का विश्वास कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है एक बहुत ही व्यावहारिक विश्वास है। क्यों? क्योंकि अगर आप यह विश्वास करते हैं, तो आप कार्य करेंगे, आप प्रयास करेंगे, और आपके उन प्रयासों से दुनिया के सचमुच बेहतर होने की संभावना अधिक हो जाएगी। यह एक आत्म पूरी करने वाली भविष्यवाणी की तरह है। तो जेम्स हमें एक आसान और आरामदायक दर्शन नहीं देते। वह हमें कोई गारंटी नहीं देते। इसके बजाय वह हमें एक चुनौती देते हैं। वह हमें एक जोखिम भरी दुनिया में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह हमें कहते हैं, दुनिया का भविष्य आपके हाथों में है। आप क्या करने जा रहे हैं? यह हमें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक धारणाओं के बारे में भी सोचने का एक नया तरीका देता है। अगर दुनिया एक सतत संघर्ष है, तो ईश्वर की भूमिका क्या है? क्या वह कोई सर्वशक्तिमान निर्देशक है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, जैसा कि ब्लॉक यूनिवर्स में होता? या ईश्वर की भूमिका कुछ और हो सकती है, कुछ अधिक अंतरंग और कुछ अधिक साहसिक? जेम्स का इस पर जो विचार था, वह पारंपरिक धर्मशास्त्र के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था, और यही हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6, एक अधूरा भगवान, जब ईश्वर भी युद्ध में हमारा साथी बन जाता है। अब तक हमने विलियम जेम्स के एक ऐसे ब्रह्मांड को देखा है जो अधूरा है, जो बन रहा है और जिसे हमारे प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है। इस तस्वीर ने हमें स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी की एक गहरी भावना दी है, लेकिन यह तस्वीर एक बहुत अहम और संवेदनशील सवाल भी लाकर देती है। इस तरह के ब्रह्मांड में ईश्वर की जगह कहाँ है? पारंपरिक धर्म हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताता है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूरी तरह से पूर्ण है। एक ऐसा ईश्वर जो इस दुनिया से बाहर है और इसे एक कारीगर की तरह चलाता है। यह पारंपरिक ईश्वर एक तरह से ब्लॉक यूनिवर्स के परम सत्य का ही एक धार्मिक संस्करण है। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ नियंत्रित करता है और उसकी योजना उत्तम है। लेकिन जेम्स के अनेकवादी ब्रह्मांड में, जो जोखिम, संघर्ष और वास्तविक नवीनता से भरा है, इस तरह के एक सर्वशक्तिमान, सब कुछ नियंत्रित करने वाले ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ईश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है और नियंत्रित करता है, तो फिर हमारी स्वतंत्रता वास्तविक कैसे हो सकती है?
अगर वह सर्वशक्तिमान और पूरी तरह से अच्छा है, तो फिर दुनिया में इतनी दुख और बुराई क्यों मौजूद है? यह बुराई की समस्या धर्मशास्त्र की सबसे पुरानी और सबसे कठिन पहेलियों में से एक है। जेम्स इस पहेली का सामना एक बहुत ही साहसी और अपरंपरागत तरीके से करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि शायद हमें ईश्वर के बारे में अपनी पारंपरिक धारणा को ही बदलने की जरूरत है। क्या हो अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है? क्या हो अगर ईश्वर पूर्ण और समाप्त नहीं है, बल्कि वह भी ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की तरह विकसित हो रहा है और संघर्ष कर रहा है? क्या हो अगर ईश्वर इस दुनिया से बाहर कोई दूर का सम्राट नहीं है, बल्कि वह इस दुनिया के अंदर हमारा सबसे प्रमुख दोस्त और साथी है? यहीं से जेम्स एक सीमित ईश्वर के विचार का प्रस्ताव रखते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर कमजोर है। इसका मतलब है कि वह ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा है, भले ही वह सबसे शक्तिशाली और सबसे महान हिस्सा हो। वह सब कुछ नहीं है। उसके अलावा भी अन्य शक्तियां और प्राणी मौजूद हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्रता और अपनी वास्तविकता है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर एक ऐसे कप्तान की तरह है जो एक जहाज पर है, जो एक तूफान से गुजर रहा है। वह कप्तान बहुत ही कुशल और शक्तिशाली है, लेकिन वह हवा और लहरों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे भी संघर्ष करना होता है और उसे अपने चालक दल यानी हमारी मदद की जरूरत है। यह ईश्वर की तस्वीर बुराई की समस्या का एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। दुनिया में दुख और बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर क्रूर है या उसकी कोई रहस्यमयी योजना है। यह इसलिए है क्योंकि दुनिया एक वास्तविक युद्ध का मैदान है और ईश्वर भी उस युद्ध में एक पक्ष है। वह अच्छाई की ताकतों का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। यह हमारे और ईश्वर के बीच के रिश्ते को भी पूरी तरह से बदल देता है। अब ईश्वर कोई ऐसा दूर का राजा नहीं है जिसकी हमें केवल पूजा करनी है या जिससे हमें डरना है। अब वह हमारा साथी, हमारा सहयोद्धा है। जब हम न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, जब हम करुणा का कार्य करते हैं, जब हम ज्ञान की खोज करते हैं, तो हम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे होते। हम ईश्वर के काम में उसका साथ दे रहे होते हैं। हमारा संघर्ष ब्रह्मांडीय संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत ही अंतरंग और व्यक्तिगत ईश्वर है जो हमारी सफलताओं पर खुश होता है और हमारी विफलताओं पर दुखी होता है। जेम्स के लिए इस तरह के एक सीमित संघर्षरत ईश्वर में विश्वास करना एक सर्वशक्तिमान उदासीन ईश्वर में विश्वास करने से कहीं अधिक तार्किक और नैतिक रूप से संतोषजनक है। यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बेहतर मेल खाता है, जो हमें बताता है कि दुनिया एक वास्तविक संघर्ष है और यह हमें कार्य करने के लिए एक बहुत अधिक प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हमारे प्रयास वास्तव में मायने रखते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि ईश्वर के लिए भी। यह जानना कि आप एक प्रमुख युद्ध में एक महत्वपूर्ण सैनिक हैं, यह जानने से कहीं अधिक प्रेरणादायक है कि आप एक ऐसे नाटक में एक महत्वहीन अभिनेता हैं जिसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। लेकिन जेम्स अपने इन विचारों तक पहुंचे कैसे? क्या यह केवल उनकी अपनी कल्पना थी? नहीं। अपने इस दृष्टिकोण के लिए उन्होंने एक बहुत ही अप्रत्याशित सहयोगी को पाया, एक फ्रांसीसी दार्शनिक जो समय, चेतना और विकास के बारे में बिल्कुल नए और क्रांतिकारी तरीकों से सोच रहा था। उस दार्शनिक का नाम था हेनरी बर्गसन। बर्गसन ने जेम्स को उनकी अपनी सोच को और भी गहरा करने में कैसे मदद की, इस बौद्धिक मित्रता की कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 7, समय की नदी और जीवन की लहर। जब जेम्स को हेनरी बर्गसन में एक साथी मिला। विलियम जेम्स अपने समय के एक बहुत ही खुले विचारों वाले दार्शनिक थे। वह हमेशा नए विचारों की तलाश में रहते थे, चाहे वे कहीं से भी आए। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें एक ऐसे फ्रांसीसी दार्शनिक के काम में एक गहरा और रोमांचक साथी मिला, जिनका नाम था हेनरी बर्गसन। बर्गसन के विचार जेम्स के अपने अनेकवादी और अनुभववादी दर्शन के साथ इतनी खूबसूरती से मेल खाते थे कि जेम्स ने अपनी किताब ए प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स का एक मुख्य हिस्सा बर्गसन के विचारों पर चर्चा करने और उनकी प्रशंसा करने के लिए समर्पित कर दिया। बर्गसन को समझना जेम्स के ब्रह्मांड की भावना को और भी गहराई से समझने जैसा है। बर्गसन भी जेम्स की तरह उस स्थिर, तार्किक और पूर्व निर्मित दुनिया के विचार के खिलाफ थे जिसे दार्शनिकों ने बनाया था। बर्गसन का मुख्य दुश्मन था बुद्धिवाद, यानी यह विश्वास कि हम अपनी बुद्धि और अपने तार्किक अवधारणाओं के माध्यम से वास्तविकता को पूरी तरह से पा सकते हैं। बर्गसन ने तर्क दिया कि हमारी बुद्धि एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसकी एक सीमा है।
ये वास्तविकता को समझने के लिए उसे छोटे छोटे स्थिर भागों में काटने का काम करती है। यह एक कैमरे की तरह है जो एक बहती हुई नदी की तस्वीरें लेता है। हर तस्वीर स्थिर होती है, जमी हुई होती है। आप हजारों तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन वे तस्वीरें आपको नदी के बहाव का, उसकी गति का, उसके जीवन का वास्तविक अनुभव कभी नहीं दे सकती। नदी का बहाव केवल सीधे अनुभव से ही जाना जा सकता है, उसे भागों में खंडित कर नहीं। बर्गसन कहते हैं कि हमारी बुद्धि वास्तविकता के साथ भी यही करती है। वास्तविकता अपने मूल स्वभाव में एक सतत, अविभाजित प्रवाह या अवधि है। यह एक रचनात्मक विकास है, एक निरंतर नवीनता है। लेकिन हमारी बुद्धि इस जीवित प्रवाह को लेती है और उसे स्थिर अवधारणाओं जैसे कारण, प्रभाव, वस्तु, गुण में काट देती है। ये अवधारणाएं व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, जैसे एक नक्शा एक शहर में घूमने के लिए उपयोगी है। लेकिन हमें कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि हम नक्शे को ही असली शहर समझ लें। यह विचार विलियम जेम्स के ब्लॉक यूनिवर्स की आलोचना के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ब्लॉक यूनिवर्स ठीक यही तो है, बुद्धि द्वारा बनाया गया एक स्थिर, तार्किक नक्शा जिसे दार्शनिकों ने गलती से वास्तविकता का जीवंत क्षेत्र समझ लिया है। बर्गसन ने इस निरंतर रचनात्मक प्रवाह को एक बहुत ही काव्यात्मक नाम दिया, एलान विटाल, यानी जीवन की लहर या जीवन का आवेग। यह एक तरह की ब्रह्मांडीय रचनात्मक ऊर्जा है जो लगातार नई और अप्रत्याशित चीजों को जन्म दे रही है। विकास बर्गसन के लिए कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जो पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करती है। यह एक कलात्मक रचना की तरह है, जहां एलान विटाल लगातार प्रयोग कर रहा है, नई दिशाओं में जा रहा है और ऐसी चीजें बना रहा है जिनकी पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। विलियम जेम्स बर्गसन के इन विचारों से बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि बर्गसन ने ठीक उसी दुश्मन पर एक अलग कोण से हमला किया था जिस पर वह हमला कर रहे थे। जेम्स ने अपने कट्टरपंथी अनुभववाद का उपयोग यह दिखाने के लिए किया था कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव अनेकवादी और गतिशील है। बर्गसन ने अपने अंतर्ज्ञान के सिद्धांत का उपयोग यह दिखाने के लिए किया था कि वास्तविकता का सच्चा स्वभाव एक रचनात्मक प्रवाह है जिसे केवल सीधे अनुभव से ही पाया जा सकता है, बुद्धि से नहीं। यह जेम्स को अपने स्वयं के विचारों में और भी अधिक आत्मविश्वास देता था। यह उन्हें यह महसूस कराता था कि वह अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में विचारक उसी पुरानी, सूखी अकादमिक दर्शन की घुटन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और एक ऐसे दर्शन की ओर जा रहे थे जो जीवन के वास्तविक, गंदे और अद्भुत अनुभव के प्रति अधिक वफादार हो। बर्गसन के विचारों ने जेम्स को यह भी समझने में मदद की कि एकतावादी दार्शनिक हमेशा गलती क्यों करते हैं। वे अवधारणाओं को अनुभूतियों से अधिक वास्तविक मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि एकता की अवधारणा, जो कि एक साफ सुथरी और सरल बौद्धिक चीज है, वह अनेकता के गंदे, जटिल अनुभव से अधिक सच्ची होनी चाहिए। जेम्स और बर्गसन दोनों ने इस दृष्टिकोण को उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुभव पहले आता है। अवधारणाएं केवल अनुभव को समझने के लिए हमारे द्वारा बनाए गए उपयोगी लेकिन अपूर्ण उपकरण हैं। हमें हमेशा अनुभव की ओर लौटना चाहिए, न कि अवधारणाओं की दुनिया में खो जाना चाहिए। यह हमें अपने जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हम अक्सर अपने जीवन को लेबलों और अवधारणाओं के माध्यम से जीने की कोशिश करते हैं। मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं एक चिंतित व्यक्ति हूं, यह एक अच्छा रिश्ता है, यह एक बुरा दिन है। बर्गसन और जेम्स हमें इन स्थिर लेबलों से परे जाकर जीवन के वास्तविक प्रवाह का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन एक जटिल, हमेशा बदलती रहने वाली नदी है और उसे किसी एक शब्द या अवधारणा के डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वास्तविकता इतनी तरल और इतनी अप्रत्याशित है, तो फिर सत्य क्या है? क्या कुछ भी सच नहीं है? या सत्य भी ब्रह्मांड की तरह कुछ ऐसा है जो बनता और विकसित होता है? यह सवाल हमें सीधे विलियम जेम्स के सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद सिद्धांत यानी प्रैग्मेटिज्म की ओर ले जाता है, और यही हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8, सत्य का असली मतलब, जब विचार हमारे जीवन के औजार बन जाते हैं। अब तक हमने विलियम जेम्स के एक ऐसे ब्रह्मांड की खोज की है जो अनेक है, अधूरा है और लगातार बन रहा है। हमने देखा है कि इस दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका हमारा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है, न कि कोई अमूर्त तार्किक सिद्धांत। लेकिन इस तरल और अप्रत्याशित दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लंगर गायब लगता है, और वह है सत्य।
अगर सब कुछ बदल रहा है और कुछ भी निश्चित नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई विश्वास सच है और कोई झूठ? क्या सत्य भी केवल एक व्यक्तिगत राय बनकर रह जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए विलियम जेम्स ने एक बहुत ही व्यावहारिक और क्रांतिकारी सिद्धांत विकसित किया, जिसे प्रैग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रैग्मेटिज्म जेम्स के दर्शन का हृदय है और यह उनके अनेकवादी ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। प्रैग्मेटिज्म से पहले सत्य के बारे में पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि सत्य एक विचार और वास्तविकता के बीच का एक मिलान है। एक विश्वास सच है अगर वह बाहरी स्वतंत्र वास्तविकता से मेल खाता है, जैसे एक तस्वीर अपने विषय से मेल खाती है। उदाहरण के लिए, बिल्ली चटाई पर है, यह कथन सच है अगर वास्तव में एक बिल्ली चटाई पर है। यह एक बहुत ही सहज लगने वाला विचार है, लेकिन यह उन विश्वासों के लिए समस्याग्रस्त हो जाता है जिनकी हम किसी बाहरी वास्तविकता से तुलना नहीं कर सकते, जैसे नैतिक विश्वास, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, या वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जेम्स ने सत्य के इस निष्क्रिय दर्शक वाले दृष्टिकोण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पूछना चाहिए क्या यह विश्वास वास्तविकता की एक सटीक तस्वीर है, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए, अगर मैं इस विश्वास को सच मानकर जीता हूं, तो मेरे वास्तविक ठोस जीवन में इसके क्या व्यावहारिक परिणाम होंगे? यह मेरे लिए क्या नकद मूल्य रखता है? जेम्स के लिए एक विचार का सत्य कोई स्थिर आंतरिक गुण नहीं है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक विचार में होती है। सत्य वह है जो एक विचार के साथ होता है। एक विचार सच बनता है जब वह हमें जीवन को सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद करता है। विचार हमारे अनुभव के औजार हैं, और जैसे एक औजार अच्छा होता है अगर वह अपना काम ठीक से करता है, वैसे ही एक विचार सच होता है अगर वह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में, हमारे अनुभवों को समझने में और एक संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक जंगल में खो गए हैं और आपको एक पगडंडी मिलती है। आप यह विश्वास बनाते हैं कि यह पगडंडी मुझे एक गांव तक ले जाएगी। अब पारंपरिक दृष्टिकोण से यह विश्वास या तो सच है या झूठ, चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन जेम्स के व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस विश्वास का सत्य अभी तक तय नहीं हुआ है। यह एक परिकल्पना है। अब आप उस विश्वास पर कार्य करते हैं। आप उस पगडंडी पर चलना शुरू करते हैं। अगर वह पगडंडी आपको सफलतापूर्वक एक गांव तक ले जाती है जहां आपको भोजन और आश्रय मिलता है, तो आपका विश्वास सच साबित हो गया है। वह सच बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया। उसने आपको एक सकारात्मक परिणाम तक पहुंचाया। अगर वह पगडंडी एक चट्टान पर जाकर खत्म हो जाती, तो आपका विश्वास झूठ साबित हो जाता। यह दृष्टिकोण सत्य को एक गतिशील मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखता है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम निष्क्रिय रूप से खोजते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने कार्यों और अनुभवों के माध्यम से बनाते हैं। यह हमारे नैतिक और धार्मिक विश्वासों पर भी लागू होता है। ईश्वर मौजूद है, इस विश्वास का क्या मतलब है? जेम्स कहते हैं कि हम कभी भी इसे अंतिम रूप से साबित या खारिज नहीं कर सकते। तो हमें यह पूछना चाहिए कि इस विश्वास को अपनाने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर आता है। अगर ईश्वर में विश्वास एक व्यक्ति को एक अधिक आशावादी, साहसी और नैतिक जीवन जीने में मदद करता है, तो उस व्यक्ति के लिए वह विश्वास सच है। यह उसके लिए काम करता है। अब यह एक बहुत ही खतरनाक और गलत समझे जाने वाला विचार है। आलोचकों ने जेम्स पर यह आरोप लगाया है कि वह कह रहे हैं कि आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं, जब तक कि वह आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन यह जेम्स को गलत समझना है। जेम्स यह नहीं कह रहे हैं कि हम वास्तविकता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। उस जंगल वाले उदाहरण में आप यह विश्वास नहीं कर सकते कि पगडंडी उत्तर की ओर जा रही है, जबकि वह स्पष्ट रूप से दक्षिण की ओर जा रही है। आपके विश्वासों को अनुभव की दुनिया के साथ लगातार खुद को जांचना और सत्यापित करना होता है। प्रैग्मेटिज्म आसान विश्वास का मार्ग नहीं है। यह निरंतर प्रयोग और सत्यापन का मार्ग है। यह हमें अपने विश्वासों के प्रति एक बहुत ही जिम्मेदार और सक्रिय दृष्टिकोण देता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने विश्वासों को केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे पारंपरिक हैं या किसी ने हमें बताए हैं। हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए, क्या यह विश्वास मेरे जीवन में काम कर रहा है? क्या यह मुझे एक बेहतर, अधिक प्रभावी और अधिक दयालु इंसान बना रहा है?
अगर जवाब नहीं है, तो शायद हमें अपने विश्वासों को संशोधित करने या उन्हें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या यह पूरा दर्शन, जो अनुभव, अनेकता और व्यावहारिकता पर इतना जोर देता है, केवल एक व्यक्ति के लिए ही है, या इसका कोई सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है? जेम्स की यह दुनिया एक लोकतंत्र की तरह क्यों दिखती है, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9, ब्रह्मांड एक लोकतंत्र की तरह, जेम्स का दर्शन और अमेरिकी सपना। अब तक हमने विलियम जेम्स के दर्शन को एक व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय स्तर पर देखा है। हमने एक ऐसे ब्रह्मांड की खोज की है जो अनेक है, अधूरा है, और जिसे हम अपने अनुभवों और व्यावहारिक विश्वासों के माध्यम से नेविगेट करते हैं। लेकिन जेम्स के दर्शन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम भी है, और वह है उसका सामाजिक और राजनीतिक चरित्र। जेम्स केवल एक दार्शनिक ही नहीं थे, वह एक गहरे अमेरिकी विचारक भी थे, और उनका दर्शन अमेरिकी अनुभव और अमेरिकी आदर्शों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। उनका अनेकवादी ब्रह्मांड वास्तव में एक लोकतांत्रिक ब्रह्मांड है। सोचिए, एक ब्लॉक यूनिवर्स या एकतावादी ब्रह्मांड की राजनीतिक संरचना कैसी होगी? यह एक साम्राज्य, एक राजशाही या एक अधिनायकवादी राज्य की तरह होगा। वहां एक ही केंद्र है, एक ही परम सत्य या सम्राट है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। सभी व्यक्तिगत हिस्से उस एक केंद्र की सेवा के लिए मौजूद हैं, और उनकी अपनी कोई वास्तविक स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं है। यह एक ऊपर से नीचे की व्यवस्था है। अब जेम्स के अनेकवादी ब्रह्मांड की तुलना कीजिए। यह कैसा है? यह एक संघीय गणराज्य या एक जीवंत शोरगुल वाले लोकतंत्र की तरह है। यहां कोई एक केंद्र नहीं है। सत्ता कई अलग अलग स्वतंत्र इकाइयों के बीच बंटी हुई है। हर व्यक्ति, हर समूह का अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक हित और अपनी एक आवाज है। वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन किसी एक सर्वोच्च शक्ति के अधीन नहीं है। यह एक नीचे से ऊपर की व्यवस्था है, जहां व्यवस्था व्यक्तियों के आपसी मेलजोल और समझौते से उभरती है। यह कोई संयोग नहीं है कि जेम्स, जो अमेरिका के सबसे प्रतिनिधि दार्शनिकों में से एक हैं, ने एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना की। उनका दर्शन अमेरिकी लोकतंत्र, व्यक्तिवाद और अग्रगामी भावना का एक दार्शनिक प्रतिबिंब है। जैसे अमेरिकी अग्रदूतों ने एक अज्ञात और जंगली महाद्वीप में प्रवेश किया और अपनी मेहनत और साहस से एक नया समाज बनाया, वैसे ही जेम्स का मानना था कि हम सब एक अधूरे और जंगली ब्रह्मांड में हैं, और हमारे पास इसे आकार देने का अवसर और जिम्मेदारी है। जेम्स के दर्शन में लोकतंत्र का आदर्श हर जगह दिखाई देता है। उनका कट्टरपंथी अनुभववाद ही एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। यह कहता है कि किसी भी दार्शनिक या वैज्ञानिक विशेषज्ञ को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके अपने प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव को झूठा करार दे दे। हर व्यक्ति का अनुभव, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, डेटा का एक वैध भाग है। दर्शन कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के लिए एक खेल नहीं है। यह हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए, क्योंकि हम सब अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनका प्रैग्मेटिज्म भी एक लोकतांत्रिक विचार है। यह कहता है कि किसी विचार का सत्य किसी पुरानी किताब या किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा तय नहीं किया जाता। सत्य का परीक्षण खुले बाजार में वास्तविक जीवन के अनुभव में होता है। जो विचार काम करते हैं, जो हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं, वे जीवित रहते हैं और फैलते हैं। यह विचारों के बाजार का सिद्धांत है, जो लोकतांत्रिक समाज में बोलने की स्वतंत्रता का आधार है। और उनका मेलियोरिज्म तो लोकतंत्र की आत्मा ही है। यह वह विश्वास है कि प्रगति संभव है, कि हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, और यह कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। यह न तो एक भोला भाला आशावाद है और न ही एक निराशावादी नियतिवाद। यह एक यथार्थवादी, कर्मठ आशा है, जो मानती है कि प्रगति के लिए निरंतर प्रयास, बहस, समझौते और प्रयोग की आवश्यकता होती है, ठीक एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरह। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें अनेकता और असहमति को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना सीखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोई एक सही जवाब या कोई एक उत्तम जीवन शैली नहीं है। एक स्वस्थ समाज वह है जो कई अलग अलग दृष्टिकोणों और जीवन के तरीकों को एक साथ फलने फूलने की अनुमति देता है, जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। यह हमें सहिष्णुता, खुले विचारों और विनम्रता का महत्व सिखाता है। चूंकि ब्रह्मांड अधूरा है और हम में से कोई भी अंतिम सत्य का दावा नहीं कर सकता, इसलिए हमें हमेशा दूसरों से सीखने और अपने स्वयं के विश्वासों को संशोधित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो विलियम जेम्स का दर्शन
केवल ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ये एक साथ जीने के तरीके के बारे में भी है। यह हमें एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आदर्श प्रदान करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही हमें एक साझा दुनिया बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी भी देता है। अब जब हम इस यात्रा के अंत के करीब आ रहे हैं, तो हम इन सभी धागों को एक साथ कैसे बुनें? एक व्यक्ति के रूप में हम इस अनेकवादी, लोकतांत्रिक और अधूरे ब्रह्मांड में कैसे जिएं? विलियम जेम्स के दर्शन से हम अपने दैनिक जीवन के लिए क्या अंतिम व्यावहारिक सबक ले सकते हैं? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, एक अधूरे ब्रह्मांड में कैसे जिएं? विलियम जेम्स का अंतिम संदेश। दोस्तों, हम विलियम जेम्स के साथ इस रोमांचक और मुक्तिदायक यात्रा के अंतिम छोर पर आ पहुंचे हैं। हमने दार्शनिकों के ठंडे, पूर्व निर्मित ब्लॉक यूनिवर्स की जेल की दीवारों को भंग किया है। हमने एक जीवंत, गंदे, अधूरे और अनेक संभावनाओं वाले ब्रह्मांड में कदम रखा है। हमने सीखा है कि हमारे अपने अनुभव पर भरोसा करना है, हमारे चुनाव वास्तविक हैं, और हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की संघर्ष में महत्वपूर्ण सैनिक हैं। अब इन सभी शक्तिशाली विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? एक अनेकवादी ब्रह्मांड में जीने की कला क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने अनुभव को गंभीरता से लें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार बताती है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए, हमें क्या विश्वास करना चाहिए और हमें क्या बनना चाहिए। विशेषज्ञ, गुरु और विज्ञापन हमें बताते हैं कि खुशी का रास्ता क्या है। विलियम जेम्स हमें एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी सलाह देते हैं। अपने खुद के प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव से शुरू करें। आपका जीवन, आपकी भावनाएं, आपकी अंतर्दृष्टि, ये झूठे नहीं हैं। वे वास्तविकता के साथ आपका सीधा संपर्क है। अगर कोई महान दार्शनिक या कोई पवित्र पुस्तक आपको कुछ ऐसा बताती है जो आपके गहरे और ईमानदार अनुभव के खिलाफ जाता है, तो आपको अपने अनुभव पर संदेह करने के बजाय उस सिद्धांत पर संदेह करने का अधिकार है। यह आपको एक प्रामाणिक जीवन जीने की शक्ति देता है, एक ऐसा जीवन जो आपके अपने सच पर आधारित हो, किसी और के नहीं। दूसरा सबक है, विकल्पों को गले लगाएं और जोखिम लेने से न डरें। चूंकि ब्रह्मांड अधूरा है और भविष्य खुला है, इसलिए जीवन में कोई भी रास्ता गारंटी के साथ नहीं आता। हर महत्वपूर्ण चुनाव एक जोखिम है। हम अक्सर इस अनिश्चितता से इतना डर जाते हैं कि हम कोई भी चुनाव करने से बचते हैं, या हम सबसे सुरक्षित, सबसे पारंपरिक रास्ता चुनते हैं। जेम्स हमें एक अधिक साहसी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं। वह हमें जीवन को एक प्रयोग के रूप में देखने के लिए कहते हैं। नई चीजें आजमाएं, गलतियां करें, अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करें। यह याद रखें कि हर चुनाव, चाहे वह सफल हो या असफल, आपको कुछ सिखाता है और ब्रह्मांड की कहानी में एक नया धागा मिलाता है। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई जोखिम नहीं है, वह एक ऐसा जीवन है जिसे पूरी तरह से जिया ही नहीं गया। तीसरा सबक है, अपने विश्वासों के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। हम अक्सर अपने विश्वासों को अपनी पहचान के रूप में देखते हैं, जिन्हें हमें हर कीमत पर बचाना है। जेम्स हमें अपने विश्वासों को औजारों के रूप में देखने के लिए कहते हैं। एक मर्तौल अच्छा या बुरा नहीं होता, वह या तो काम करता है या नहीं करता। इसी तरह अपने विश्वासों से पूछें, क्या यह विश्वास मुझे एक मजबूत, अधिक दयालु और अधिक प्रभावी इंसान बनने में मदद कर रहा है? क्या यह मेरे जीवन में सकारात्मक परिणाम ला रहा है? अगर नहीं, तो शायद उस औजार को तेज करने या उसे बदलने का समय आ गया है। यह हमें हठधर्मिता से बचाता है और हमें बौद्धिक रूप से लचीला और खुला बनाता है। और अंत में चौथा सबक है, युद्ध में शामिल हों। जेम्स का मेलियोरिज्म हमें निष्क्रिय दर्शक बने रहने की अनुमति नहीं देता। दुनिया उत्तम नहीं है, इसमें बहुत अधिक दुख, अन्याय और अज्ञानता है, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है, और इसे बेहतर बनाने का काम हमारा है। अपने जीवन में उस एक कोने को खोजें जहां आप एक सकारात्मक अंतर ला सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपने परिवार में अधिक दयालु बने, अपने काम में अधिक ईमानदार बने, अपने समुदाय में एक समस्या को हल करने में मदद करें। यह जानकर कि आपके प्रयास एक अहम ब्रह्मांडीय युद्ध का हिस्सा है, आपको एक गहरा उद्देश्य और अर्थ मिल सकता है। तो विलियम जेम्स का अंतिम संदेश आशा, साहस और जिम्मेदारी का है। वह हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर देते हैं जो हमारे लिए बना है, अपूर्ण प्राणियों के लिए जो गलतियां करते हैं,
जो संघर्ष करते हैं, लेकिन जो प्यार करने, बनाने और सुधार करने की क्षमता भी रखते हैं। वह हमें एक ऐसा दर्शन देते हैं जो हमें हमारी पूरी मानवता के साथ स्वीकार करता है, हमारी गलतियों और हमारी महिमा दोनों के साथ। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे ब्रह्मांड एक पूर्व निर्धारित बंद ब्लॉक नहीं, बल्कि एक अधूरा, अनेकवादी और संभावनाओं से भरा हुआ स्थान है, और कैसे हमारे चुनाव और कार्य इस ब्रह्मांड की कहानी को लिखने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अनिश्चितता को अपनाएं, कैसे अपने अनुभव पर भरोसा करें और कैसे एक अधिक साहसी, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।